जैसे मेरा बैकग्राउंड बहुत हम्बल था, मैं काम करूँ कि जहाँ भी मैं जाऊँ लोग मुझे एडमायर करें। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन में भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बचपन से ही मतलब अपना एजुकेशन भी फोकस किया है। पवन कुमार जी की सपोर्ट में उनके एक मामा हैं। सीक्रेट तो ऐसे हैं मेरे पास, इसके काफ़ी सीक्रेट है। फ्रेश हो रहा था, जैसे मेरे को कॉल आई, मैं तुरंत वहाँ से एक संग निकल के अपने मुँह हाथ धो के सीधा मैं मंदिर पर गया था। संघर्ष करने के बाद में फिर इन्होंने दिल्ली में जाकर अपना आईएएस का पूरा किया और भगवान ने इनका पूरा भरपूर साथ दिया। हापुड़ हलचल में आज हम आप सभी को मिलवाने वाले हैं आईएएस पवन कुमार से। आईएएस पवन कुमार के गांव पचगाई में इस टाइम हम आए हुए हैं, जो है बुलंदशहर क्षेत्र के अंदर। आईएएस पवन कुमार ने अपनी प्राथमिक शिक्षा इसी गांव से प्राप्त की थी, यहाँ उनके मामा रहते थे। हापुड़ हलचल में आज हम आप सभी को मिलवाने वाले हैं आईएएस पवन कुमार जी से। सर, सबसे पहले हापुड़ हलचल की पूरी टीम की तरफ से हम आपको बहुत सारी बधाइयां देते हैं इस उपलब्धि के लिए। थैंक यू, थैंक यू। सो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका शुरुआती जीवन कैसा रहा? सर, मेरा जो मतलब प्रारंभिक शिक्षा थी 8वीं तक, वो मेरे मामा जी के यहाँ, जहाँ पे अभी हम बैठे हैं, पचगाई में हुई थी। उसके बाद में फिर कक्षा 9 से 12 तक की मेरी पढ़ाई नवोदय विद्यालय में हुई थी। उसके बाद में फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था। सर, जब आपके हर किसी बच्चे का सपना होता है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो आपके मन में यूपीएससी के बारे में कैसे आया और आपने कैसे इसकी जर्नी स्टार्ट करी? कौन सा वो पॉइंट था जहां से ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई? जब मैं कक्षा 8 तक यहाँ पे पढ़ रहा था पचगाई में, तो उस दौरान जो मेरे प्रिंसिपल थे मनोज सोलंकी सर और संजय सोलंकी सर, उनका कहना था कि मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है, काफ़ी पोटेंशियल है आपके अंदर, और अगर आप तैयारी करेंगे तो आप आईएएस या आईपीएस बन सकते हो। तो ये वो मतलब पहला स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से मेरे दिमाग में आया था कि मुझे यूपीएससी करनी है। इसके बाद में जब मैं नवोदय विद्यालय में गया था तो वहाँ मुझे एक्सपोजर मिला। वहाँ पे अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने खुद भी तैयारी की जी। थी। तो उनकी गाइडेंस में फिर मेरी ये जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाके मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। सर, आज का टाइम सोशल मीडिया का टाइम है और डिस्ट्रैक्शन की कोई कमी नहीं है, और एंजाइटी, डिप्रेशन ये बहुत नॉर्मल हो गया है आज यंग एज में, यूथ में। सो आपने इस सब से कैसे डील किया? हाँ, जो आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया में मेरा इंटरेस्ट एकदम ना के बराबर है। मैं सिर्फ व्हाट्सएप यूज करता था, और इसके अलावा टेलीग्राम पढ़ाई के लिए और कभी कभी मूवी वगैरह देखने के लिए यूज करता था। तो इंस्टाग्राम या जो भी अदर ऐप्स हैं, सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उनके बारे में मेरा इंटरेस्ट एकदम नहीं था। और जहाँ तक डिस्ट्रैक्शन, स्ट्रेस और एंजाइटी की बात है, तो उसमें ऐसा होता था कि वो स्वाभाविक है, जैसा आप भी बोल रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। इसके बाद में फिर जैसे मेरा बैकग्राउंड बहुत हम्बल था, तो उससे रिलेटेड थॉट्स हमेशा दिमाग में चलती थी कि क्या होगा, नहीं हुआ तब क्या होगा, इस तरह की सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो ऐसे में डील करने के लिए कुछ तरीके होते हैं जो मैंने अपने लिए मतलब पर्सनली जो मैंने फॉलो किए थे। जैसे मेरा रहता था कि ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। इससे पहले पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ था, प्रीलिम्स नहीं हुआ था। सेकंड अटेम्प्ट में मेरा मेंस हुआ था, इंटरव्यू नहीं हो पाया था। तो ऐसे में मेरे लिए जो मोटिवेशन का सोर्स रहता था, एक तो था कि मैं मेरा जो सर्किल था, मैं अपना बहुत क्लोज सर्किल रखता था फ्रेंड्स का। कम फ्रेंड्स रहें लेकिन अच्छे फ्रेंड्स रहें। जी। तो उनके साथ एक तो माहौल हमेशा अच्छा रहता था। इसके अलावा मेरे माता-पिता, मामा, मौसी ये लोग काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। इसके अलावा जैसे जो भी मेरे फेलियर्स होते थे, मैं उनको एनालाइज़ करने की कोशिश करता था कि फेल हुआ हूँ तो किस वजह से हुआ हूँ। जी। और मेरे साथ अच्छी चीज़ ये थी कि मैं जैसे फेल हुआ वो एक चीज़ थी, लेकिन मैं उसमें से भी अच्छी चीज़ों को खोजने की कोशिश करता था कि मेरा प्रीलिम्स 1 नंबर से रुका था पहला वाला, फिर दूसरे में मेंस हुआ। तो इस तरह से ये मेरे लिए खुद में मोटिवेशन का काम होता था। फिर तीसरा, मैं अपने टारगेट्स को ब्रेक डाउन करता था। जैसे एक मैंने बनाया लॉन्ग टर्म टारगेट, उसको अचीव करने के लिए फिर मैं मिड टर्म और शॉर्ट टर्म टारगेट बनाता था कि आज डेली मुझे अचीव करना है। वो टारगेट जब डेली अचीव हो जाता था, तो शाम को ये सैटिस्फैक्शन रहता था कि आज मैंने कुछ किया है। जी। तो इस तरह से मैंने डील करने की कोशिश की थी। उसके अलावा जो भगवान है, जो जिसे भी आप मानते हैं, उसमें श्रद्धा रखनी चाहिए। जी, बिल्कुल। सर, आज आपको एडमायर करने वालों की कमी नहीं है, लाखों लोग हैं जो आपको एडमायर कर रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं। बट हम जानना चाहते हैं, पवन कुमार किसे एडमायर करते थे अपनी जर्नी के समय में? जैसे पर्सनली मैं ऐसे कोई एक पर्सनैलिटी नहीं है, ख़ास तौर पे यूपीएससी या ब्यूरोक्रेसी में, कि जिन्हें मैं अपना आइडियल मानता हूँ। जी। मतलब ये एक मेरे दिमाग से उस टाइम में था जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं जी। नहीं जानता था कि यूपीएससी है क्या, तब से मेरे दिमाग में था कि ये करना है। लेकिन कुछ ऑफ़िसर्स हैं जिनका मुझे पर्सनली लगता है कि वो काफ़ी इंटीग्रिटी वाले ऑफ़िसर हैं, और कि मुझे इस तरह काम करना चाहिए। जैसे एक अशोक खेमका सर हैं, जी। उनके मतलब उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें हैं कि वो काफ़ी इंटीग्रिटी वाले और ऑनेस्ट इंसान हैं। 50 से ज़्यादा ट्रांसफ़र्स वो अपने करियर में अभी तक ले चुके जी। हैं।
तो मेरा मतलब प्रयास यही रहेगा कि मैं इस तरह काम करूँ कि जहाँ भी मैं जाऊँ लोग मुझे एडमायर करें, मतलब लोग मेरे से Exactly. सेटिस्फाई हों। जी, इंस्टीड ऑफ कि मंत्री या मेरे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स मुझे एडमायर करें, मुझे अच्छा लगेगा कि जो जिन लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे काम को पसंद करें। जी। सर अभी तो आपके काफ़ी कंडीशंस चेंज हो रही हैं। अब आपने यूपीएससी क्लियर भी कर लिया, जो आपने ड्रीम देखा था वो आपने अचीव भी कर लिया। सो आज आपके आसपास जमावड़ा रहता है लोगों का, लोग आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, इवन इंटरव्यूज़ करना चाहते हैं कंडक्ट। बट एक टाइम पीरियड ऐसा था आज से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, जब सिनेरियोज़ ऐसे नहीं थे। सो जो जमावड़ा अब आपके साथ है, आपके साथ खड़ा है, क्या ये सब पहले भी ऐसे ही थे? हाँ, पहले ऐसे था कि जो मेरे फ्रेंड्स थे या मेरे पेरेंट्स थे, वो सब लोग सपोर्ट में रहते थे। जी, बाकी लोग या तो न्यूट्रल रहते थे या तो कोई मतलब नहीं है। जैसे मतलब जी, होता ही है। जी, एक मिडिल क्लास फैमिली में यही दस्तूर होता है। है। जी, वही होता है कि कुछ लोग आपके क्लोज़ जो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो आपके सपोर्ट में रहेंगे। बाकी लोग या तो न्यूट्रल रहते हैं या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जेलस वगैरह करते हैं। तो ऐसे लोगों से मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एग्ज़ैक्टली। अभी जो मिल रहा है वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड है, और मतलब मैं अच्छा लग रहा है कि इतने लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता है। जी। सर अभी अगर आपको आपके 3 साल पुराने वर्ज़न से मिलवाया जाए, जिसने जस्ट स्टार्ट करी है यूपीएससी की प्रिपरेशन, तो वो कौन-सी टिप्स हैं जो आप खुद को देते हैं? जी। सर मेरा ये रहेगा कि 1-2 चीज़ें हैं कि पहला तो ये कि हमें अपने टारगेट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे मेरा टारगेट यूपीएससी था, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए कि यूपीएससी है क्या? किस तरह से इसका एग्ज़ाम होता है? इसका सिलेबस क्या है? फिर उस सोर्स को कवर करने के लिए मेरे रेफ़रेंस जो हैं, सोर्स मटेरियल्स जो हैं, वो क्या होंगे? मेरे रिसोर्सेज़ क्या रहेंगे? रिसोर्सेज़ के बाद में फिर अगर मुझे कोचिंग लेनी है, तो कोचिंग में मुझे कहाँ ऑप्ट करनी चाहिए? जी, फिर इसके बाद में रहेगा कि मुझे टारगेट बनाना कि कितने टाइम में मुझे अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना है। जी, और उस टारगेट को मैं ब्रेक डाउन करूँगा कि कैसे मुझे अचीव करना है। जी, तो मेरी मतलब सलाह यही है कि एक तो आप कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहें जी, और उसको पाने के लिए एफर्ट डालते रहें। बिल्कुल। डेविएशन से बचें और अच्छे लोगों के साथ में रहें जो या तो आपके जैसे ही हैं, तैयारी में आपके लगे हुए हैं, ताकि आप हेल्प कर सकें उनकी या वो आपकी हेल्प कर सकें। एग्ज़ैक्टली। तो यही मेरा सजेशन रहेगा। सर अब आईएएस बनने के बाद आपका क्या विज़न है? क्या चेंजेज़ हैं जो आपके नए गोल में ऐड आप करेंगे और क्या चेंजेज़ आप देखना चाहते हैं सोसाइटी में एज़ एन आईएएस ऑफिसर? सर एक तो मेरा मतलब जो प्राइमरी फोकस है वो एजुकेशन पर है ओके। कि जैसे गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, खास तौर पे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स जी, है। हायर एजुकेशन हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, जी, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन में भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्ज़ैक्टली। तो मेरा रहेगा कि वहाँ पे जो एजुकेशन सेक्टर में मैं रिफॉर्म कर पाऊँ, जी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड जी, भी। इसके अलावा जैसे अभी एनरोलमेंट रेशियो है प्राइमरी एजुकेशन में, जैसे बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, जी, लेकिन वहाँ पे जो पढ़ाई का स्तर है वो अभी शायद उस तरह का नहीं है जिस तरह का जी। होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। तो दूसरा फोकस मेरा रहेगा यूथ पर जी, कि हमारे यूथ में मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हम जी। दुनिया के सबसे ज़्यादा यूथ की आबादी वाली कंट्री हैं। जी, तो मेरा रहेगा कि उनको सही काउंसलिंग मिले, सही गाइडेंस मिले, ताकि वो अच्छी डायरेक्शन में अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर पाएँ। एग्ज़ैक्टली। ये 2 मेरे प्राइमरी फोकस रहेंगे। जी। सर इस पूरी जर्नी में आप किस्मत को कितना रेशो देंगे और कितना रेशो देंगे आप अपनी मेहनत को? सर मेरा मानना है कि जैसे मेहनत आपका मतलब प्राइमरी चीज़ है जो आपको कहीं भी सक्सेस पाने में आपकी हेल्प करती है। जी, मैं 95% जो क्रेडिट है वो मेहनत को देना चाहूँगा ओके, कि आप मेहनत करें तो कोई भी गोल मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल नहीं है। एग्ज़ैक्टली। जैसे शाहरुख खान सर की एक बहुत फेमस लाइन है कि अगर आप किसी चीज़ को सही दिल शिद्दत से से या चाहें। शिद्दत से चाहें तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। बिल्कुल, तो मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि अगर आप कोई अपना गोल बना लें तो सारी अगर आप उसमें सारा एफर्ट डालते हैं तो वो चीज़ बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर एग्ज़ैक्टली। इसके बाद में जो 4-5% रोल है वो लक, किस्मत या भाग्य आप जो भी कहें उसका भी होता है। जी, जैसे अगर आप मान लीजिए पेपर देने जा रहे हैं, आपने जी, पूरा एफर्ट डाला, आपने बहुत मेहनत की है, जी, लेकिन जाते में आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, आप पेपर जी, ही ना दे पाएँ, जी, तो वैसे में मेहनत की एक लिमिट है। जी, तो यहाँ पे आपका लक, भाग्य, किस्मत ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। सही बात है। आईएएस पवन कुमार को उनकी जर्नी में हेल्प करी, किस तरीके से उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया? Sir, firstly, I thanks to Pawan because he achieved the target as per your जो भी था, मतलब जिसने उसने टारगेट सेट कर रखा था उसने अपना टारगेट सेट किया। फर्स्टली मैं पवन कुमार जी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा। और सेकंड में आपको पवन कुमार जी की जर्नी के बारे में स्टार्ट करता हूँ। पवन कुमार जी की जर्नी जो हुई है, एक हमारे गाँव में टीआर विद्यालय है, वो बचपन से छोटा सा ही हमारे गाँव में आ गया था। जी, बहुत ही मतलब एक
अच्छा लड़का था। एक होते हैं ना बचपन में शरारती लड़के, वो नहीं था। एक जी। अच्छा लड़का था बचपन से ही, मतलब अपना एजुकेशन भी फोकस किया है। मतलब क्या था कि जब हम 10वीं या 11वीं में पढ़ते थे तो पवन अप्रोक्स चौथी या 5वीं में पढ़ता था, तो उसने मतलब हर क्लास को टॉप ही किया था शुरू से, फर्स्ट से लेके 8 तक TR विद्यालय है, उसने टॉप ही किया था। जी। तो देखो स्टार्टिंग से ही पता लग जाता है बच्चे का कैसा है कैसा नहीं है। उसके दोस्त थे बॉबी था, हेमू था, भारत था, भुन्ना था, ये सब इसके फ्रेंड सर्कल में थे, सारे ही अच्छे लड़के हैं। जी। तो सर्कल का बहुत फ़र्क पड़ता है। एग्जैक्टली। हाँ, एक्चुअली उसने स्टार्टिंग से इन सब के साथ अपना टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद उसने उसका यहाँ से 8वीं पास करके उसका एक नवोदय में एडमिशन हुआ। जी। बट उसका जो फ्रेंड सर्कल था वो कंटिन्यू उसी के साथ लगा रहा, क्योंकि जी। वो फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था। एग्जैक्टली। फिर 12th हुआ, 12th के बाद उसका ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ। तो पवन कुमार जी की सपोर्ट में उनके एक मामा हैं सोनू, जी। तो उन्होंने इतना सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट किया है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा बोलूँगा मैं जी। कि अपना बेटे से भी ऊपर उन्होंने सपोर्ट किया है। जी। तो मेरी सोनू की मोस्टली मतलब बात तो होती रहती थी। पवन थोड़ा हमसे एज में छोटा था, तो देखो थोड़ा गैप रखना पड़ता था, जी। बट उसके लेवल पे जो उसका मामा था या एक और उसका दोस्त था बॉबी, तो उनसे आए थे, हमारी बात होती रहती थी, भाई क्या है कैसे। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ उसके बारे में पता लगा, सेकंड नहीं हुआ उसके बारे में पता लगा। तो अभी रिजल्ट आने से 25-30 दिन पहले की बात है, पवन का रिजल्ट नहीं आया था, तो हम बात कर रहे थे मैं और वो भी जी। कि भाई लड़के का अब क्या आना, कि हाँ भैया आपके लड़के का आना 100%। बिल्कुल। मैंने कहा 100% ही आना भाई लड़के का, मेहनत करिए लड़के ने बहुत ज़्यादा। जी। तो इस बार का शुक्र है कि देखो अब की बार उसका 100% सिलेक्शन हो गया, इतनी खुशी हुई हमें। तुरंत फ़ोन करा हमारे पास, बताया भैया लड़के का आ गया है। जी। मतलब एक जो होते हैं ना अरमान, जी। तो मतलब इतना अच्छा फील हुआ। फिर हम अपनी 12 पे गए, 7-8 लड़के मतलब जो भी था जी। वहाँ बैठे, इंजॉयमेंट भी किया। रिजल्ट जी। के टाइम हमने इंजॉयमेंट भी किया, जी। फुल इंजॉयमेंट जिसको बोलते हैं। तो ये है कि इतनी खुशी है हमें, तो बहुत ज़्यादा खुशी है बिल्कुल। हमें, क्या हमारे पूरे क्षेत्र को, पूरे गांव को इतनी खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। जी। तो मैं यही फ्यूचर के लिए भी यही है कि उसका फ्यूचर इतना ब्राइट हो और अपना ईमानदारी से अपना कर्तव्य जो उसको निभाए। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं IAS पवन कुमार के परम मित्र से, जिनका नाम है बॉबी। सर सबसे पहले तो हम आपको भी बधाइयाँ देते हैं कि आपके मित्र ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसे हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक UPSC में नंबर लाए हैं वो, तो कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरे फ्रेंड ने जो वे बचपन से करना चाहता था, हम साथ ही पढ़े हैं, और वो उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। तो आज जो खुशी हो रही है कि उसे हम बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्योंकि हमने वो हालात देखे हैं कि जो किसी ने नहीं देखे होंगे। तो हम इसके घर भी आते जाते रहते थे, तो हमें पता था क्या है क्या नहीं है, पर अब सारी चीज़ें अपने वे है। बिल्कुल। सर जो दोस्त होते हैं वो कहा जाता है कि पेरेंट्स से ज़्यादा आज के टाइम में दोस्त हमें हमारे जानते हैं, तो इनके कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आप हमसे शेयर करना चाहें? नहीं, सीक्रेट तो ऐसे हैं मेरे पास, इसके काफ़ी सीक्रेट है, लेकिन वो मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आप जानते हैं अभी माहौल थोड़ा वैसा चल रहा है जी, कि जी। अगर हम कोई भी अगर शब्द निकालेंगे तो सामने वाला विपक्ष पार्टी ज़्यादा वो करती है। जी जी, सही बात तो है। इसलिए मैं तो सीक्रेट आप शेयर नहीं कर। दोस्ती का पूरा फर्ज निभाएंगे। बाकी ये कौन सी क्लास तक आपके साथ रहे थे? ये 8th क्लास था, हमारे साथ रहा था। जी। उसके बाद में ये नवोदय चला गया था, हम जनता इंटर कॉलेज में थे। कैसे स्टूडेंट रहे थे ये स्कूल लाइफ में ये अपनी? बचपन से ही स्टूडेंट हाईलाइट था। हम इसके पीछे बैठते थे, जब भी ये एग्जाम हुआ करते थे तो ये सबसे आगे बैठता था, इससे पीछे हम दोनों बैठते थे। जी। तो हम इसी के एग्जाम में से अपना एग्जाम करते थे, ये जी। होता था हमारा। तो जब आपको पता चला कि इनका नंबर आ गया, उस समय आपको कैसा फील हुआ? उस समय मैं फ्रेश हो रहा था, जैसे मेरे को कॉल आई, मैं तुरंत वहाँ से एक संग निकल के अपने मुँह हाथ धो के सीधा मैं मंदिर पर गया था। जी। अरे यहाँ जी मेरे और भी दोस्त बैठे थे, वे मुझे आवाज़ मार रहे थे, मैं समझ गया था कि ये मुझे क्यों बुला रहे हैं। जी। मैंने कि भाई मुझे मंदिर जाने दो, मैं 2 मिनट में अभी आ रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं IAS पवन कुमार के मामा से, जिन्होंने IAS पवन कुमार को बचपन से ही पूरा सपोर्ट किया, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया, मोटिवेट किया। सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि IAS पवन कुमार बचपन में कैसे थे? शरारती थे, सीधे थे, कैसे थे? बहुत सीधा, बहुत सरल स्वभाव, और इसमें TR पब्लिक स्कूल में इन्होंने क्या नाम है जो एजुकेशन दी थी, TR पब्लिक स्कूल से थी।
एजुकेशन दी थी। जी। उसके बाद में मेहनत काफ़ी करी थी। मेहनत करने के बाद में फिर उनका नवोदय में दाखिला हुआ था। नवोदय में दाखिला होने के बाद में तब उन्होंने नवोदय से करके काफ़ी मेहनत करने के बाद में फिर इनका इलाहाबाद में 3 साल इलाहाबाद में इन्होंने अपना खूब मेहनत से पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद में इतना संघर्ष करने के बाद में फिर इन्होंने दिल्ली में जाकर अपना आईएएस का पूरा किया और भगवान ने इनका पूरा भरपूर साथ दिया। बिल्कुल सर, आज आपके जो भांजे वो सक्सेसफुल हैं लाइफ में, उन्हें जो अचीव करना था वो कर चुके हैं, तो अब आपको कैसा फील होता है उनके लिए? बहुत बढ़िया फील होता है और अपने पे भी नाज होता है। जी, आपकी पूरी मेहनत रंग लाई, जो आपने इनके साथ मेहनत की। भगवान ने पूरा साथ दिया है।